हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस, या इसको डिप्लोमेटिक एजेंट भी कहते हैं या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ भी कहते हैं। डिफरेंट नेम्स डिफरेंट बुक्स में इस टॉपिक के हैं। तो मैं इसको जनरली डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसलिए कहता हूँ कि बाकी तमाम चीज़ें इसी एक टॉपिक के अंदर मर्ज हो जाती हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको डिप्लोमेटिक एजेंट के बारे में बताता हूँ कि हु इज़ डिप्लोमेटिक एजेंट। डिप्लोमेटिक एजेंट जो है, दिस इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन स्टेट इन एन अदर स्टेट। यानी कि जब एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव दूसरी स्टेट के अंदर होता है तो उसे हम कहते हैं डिप्लोमेटिक एजेंट। अब ये डिप्लोमेटिक एजेंट जो है, इसके फंक्शंस या इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसकी इम्यूनिटीज हैं, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसकी सबसे पहले जो इसका एक ओरिजिन है वो बताता हूँ। इसका जो टर्म का जो ओरिजिन है डिप्लोमेटिक एजेंट का, ये वर्ड डिप्लोमा से हुआ। डिप्लोमा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है डिप्लोमा, और डिप्लोमा कहते हैं अ टू फोल्डेड पेपर, अ फोल्डेड पेपर। यानी कि जब एक पेपर जो होता है सिंगल पेज, अगर हम उसको फोल्ड कर दें तो उसे कहते हैं डिप्लोमा इन ग्रीक। अब तकरीबन आज से हज़ारों साल पहले, यानी कि हम अगर बिफोर क्राइस्ट में चले जाएं तो उस टाइम पर कासिद का कंसेप्ट होता था कि एक रियासत या एक सरदार अपना कासिद भेजा करता था दूसरी स्टेट या रियासत के पास, और वहाँ पर वो अपना मैसेज भेजते थे। तो एक मैसेंजर बॉय होता था। ये जो मैसेंजर बॉय होता था, इसकी बहुत सारी कुछ इसको इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस होते थे। यानी कि ये इसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता, और इसको सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाता था, इसको रेजिडेंस प्रोवाइड की जाती थी अगर इसका स्टे होता था। तो ये होता था एक कासिद, और ये टेम्पररी बेसिस पे जाता था, इसका टेम्पररी मिशन होता था, और मैसेज अपना जो टास्क कंप्लीट करके ये बंदा वापस आ जाता था। अब ये प्रैक्टिस जो है चलती रही और अनटिल 1815 जो है एक कॉन्सेप्ट सामने आया, जो कि कंसेप्ट सामने आया कि जी अब परमानेंट डिप्लोमेटिक मिशन कायम किया जाए। यानी कि वो जो कासिद जो कि टेम्पररी बेसिस पे जाता था, मैसेज कन्वे करके वापस आ जाता था, तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोडिफिकेशन हुई कांग्रेस ऑफ वियना 1815 के अंदर। और उन्होंने कहा कि अब से बाकायदा तौर पे ये जो पर्सन है, जो कासिद है, ये एक ऐसा पर्सन होगा जो कि परमानेंट बेसिस के ऊपर दूसरी स्टेट के अंदर रिजाइड करेगा और अपनी स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये थी डिप्लोमेटिक रिलेशंस या डिप्लोमेटिक एजेंट की एक हिस्ट्री। अब अगर इसके लॉ के ऊपर आए तो मैंने जैसा कि बताया कि 1815 के अंदर पहली जो कांग्रेस ऑफ वियना 1815 जब हुई, तो पहली बार जो कस्टमरी रूल्स थे इम्यूनिटीज़ के हवाले से, प्रिविलेजेस के हवाले से, उनको कोडिफाई किया गया। और लेटर ऑन जो है इसको एक बाइंडिंग नेचर देने के लिए एक बाकायदा तौर पे कन्वेंशन रेटिफाई हुई, जिसको हम कहते हैं VCDR, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ये कन्वेंशन जो है, इसमें इन डिटेल जो है डिप्लोमेटिक एजेंट की क्लासेस, उनके फंक्शंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी इम्यूनिटीज़ और इस तरह के तमाम जो कॉन्सेप्ट्स, जो कस्टमरी रूल्स थे, कस्टमरी प्रिंसिपल्स थे, उनको बाकायदा तौर पे कोडिफाई कर दिया गया। अब एक टर्म यूज़ होती है अक्सर, राइट ऑफ लिगेशन। राइट ऑफ लिगेशन इंटरनेशनल लॉ में एक राइट बाकायदा तौर पे इसको कंसीडर कर लिया गया है, और इस राइट का मतलब होता है कि राइट टू सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अदर स्टेट। यानी कि जब आप दूसरी स्टेट में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं और दूसरी स्टेट से आप रिसीव कर सकते हैं, तो ये जो राइट है आपका, दिस राइट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ लिगेशन इन इंटरनेशनल लॉ। ये राइट ऑफ लिगेशन सिर्फ स्टेट के पास नहीं है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज, ये उनके ऊपर भी डिवॉल्व हो चुका है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस आज दुनिया में तकरीबन तमाम स्टेट्स के अंदर उनका अपना डिप्लोमेटिक मिशन है। तो ये राइट ऑफ लिगेशन यूनाइटेड नेशंस के पास भी मौजूद है। अब आते हैं क्लासेस ऑफ डिप्लोमेट्स की तरफ। तो हिस्ट्री में वैसे तो बहुत सारी क्लासेस बताई जाती हैं, लेकिन मेजर जो हैं 3 जो क्लासेस हैं डिप्लोमेटिक एजेंट्स की। तो सबसे पहली जो क्लास है वो है एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स जो हैं, ये सबसे सुपीरियर क्लास होती है, यानी कि ये हेड ऑफ द मिशन इसको कहते हैं, और इसके नाम के साथ हिज एक्सीलेंसी का टाइटल होता है। और ये जो है जब भी दूसरी स्टेट के अंदर जाता है तो इसको वही तमाम प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं जो कि एक सॉवरन ऑफ स्टेट को, यानी कि हेड ऑफ स्टेट को दिए जाते हैं। तो ये नॉर्मली जो है
एक इसकी कोई क्वालिफिकेशंस तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो पर्सन होना चाहिए जिसकी पॉलिटिकल जजमेंट बेहतर हो और थोड़ा सा लॉ नोइंग हो, करंट इश्यूज के साथ इसका टच हो, और ज़्यादातर जो ये पॉलिटिकल पर्सन होते हैं इनको डिप्लोमेट एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद सेकंड होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनवॉय या फिर प्लेनीपोटेंशियरी, ये दोनों एक ही वर्ड्स हैं, मिनिस्टर प्लेनीपोटेंशियरी या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनवॉय। ये सेकंड रैंक डिप्लोमेट होता है और इसके नाम के साथ हिज एक्सीलेंसी टाइटल बाय राइट नहीं होता, बाय कर्टसी लगाया जा सकता है। तो ये भी इनके कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो कि इनको सेंडिंग स्टेट जो है भेजती है। सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट अक्सर टर्म्स आप पढ़ेंगे बुक्स में या आर्टिकल्स में। तो सेंडिंग स्टेट होती है जिसने डिप्लोमेट को भेजा है, और रिसीविंग स्टेट जिसने उस डिप्लोमेट को रिसीव किया या जहां पर उसको अपॉइंट किया गया है। अब तीसरी जो क्लास है डिप्लोमेट की वो है चार्ज डी अफेयर। चार्ज डी अफेयर जो है ये बेसिकली जो फॉरेन मिनिस्टर होता है वो अपना एक नुमाइंदा अपॉइंट करता है दूसरी स्टेट के अंदर, और दूसरी स्टेट के अंदर उसका जो कांटेक्ट होता है वो भी उस स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर के साथ होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी जब अपना एक पर्सनल नुमाइंदा किसी और स्टेट में भेजेंगे और उसको कहेंगे कि आपने इन कॉन्टेक्ट रहना है उस स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर से, तो वो पर्सन जो है उसको कहते हैं चार्ज डी अफेयर। इसके बाद मैं आता हूं स्टाफ ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर। तो ये कहा जाता है जनरली, ये तो जो हमने डिप्लोमेटिक एजेंट्स देखे हैं ये तो मेजर सिर्फ 3 होते हैं। इसके बाद जाहिर सी बात है जहां भी एम्बेसी होती है तो वहां पे पूरा एक ऑफिस होता है, एक डिप्लोमेटिक मिशन कायम होता है, जिसको मिशन इसलिए कहते हैं कि वो जो ऑफिस होता है वो एक पर्टिकुलर मिशन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उसे डिप्लोमेटिक मिशन कहते हैं। उसके जो है आगे फर्दर स्टाफ होता है। उन स्टाफ को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। नंबर 1 कैटेगरी है डिप्लोमेटिक स्टाफ, और नंबर 2 है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, नंबर 3 है टेक्निकल स्टाफ, एंड नंबर 4 सर्विस स्टाफ। जो डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं ये बेसिकली जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जिनमें सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, जो ये लोग होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है डिप्लोमेटिक स्टाफ के अंदर। और इसके बाद जो सेकंड होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर जो क्लर्क्स, सुपरिटेंडेंट, सीनियर जूनियर क्लर्क्स वगैरह अपॉइंट होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रेलिवेंट सारा वर्क करते हैं। इसके बाद जो टेक्निकल स्टाफ होता है लाइक स्टेनो, और सर्विस स्टाफ के अंदर देख लें तो जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक ड्राइवर। तो ये वो सारे होते हैं जो कि एक डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर तमाम पूरा स्टाफ होता है। इसमें जो लास्ट है सर्विस स्टाफ, ये जो है रिसीविंग स्टेट से भी अपॉइंट किया जा सकता है। लाजमी नहीं है कि आप ड्राइवर अपना खुद लेकर जाएंगे, कुक अपनी सेंडिंग स्टेट से लेकर जाएंगे, रिसीविंग स्टेट से भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब मैं आता हूं अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स की तरफ। अपॉइंटमेंट जो है इसका कोई प्रॉपर प्रोसीजर तो मौजूद नहीं है, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि जो एम्बेसडर होता है या जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनवॉय या फिर जो चार्ज डी अफेयर जो होते हैं, ये जब भी जाते हैं ये एक लेटर ऑफ क्रीडेंस पेश करते हैं। लेटर ऑफ क्रीडेंस जो है ये शो करता है कि जनाब इनको ये अथॉरिटी है कि ये अपना जो मिशन है, जो पर्पज है स्टेट का, वो उसको यहाँ पर फुलफिल कर सकें। इसके बाद मैं आता हूँ इनके फंक्शंस के ऊपर। इनके फंक्शंस जो हैं वो वैसे तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिस्क्राइब है। मैं 5 तरह के मेजर आपको फंक्शंस बताता हूँ। सबसे पहले नेगोशिएशन। नेगोशिएशन होता है जिसमें एक स्टेट जो है अपनी कोई भी अगर किसी ट्रीटी पर बार्गेन करना है या किसी किस्म की कोई डिस्कशन करनी है, नेगोशिएशन करनी है, तो वो थ्रू डिप्लोमेटिक एजेंट जो है दूसरे स्टेट के डिप्लोमेटिक एजेंट के साथ वो आपस में नेगोशिएशन करते होते हैं, या एक डिप्लोमेटिक एजेंट जो है वो दूसरी स्टेट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ किसी ट्रीटी के ऊपर, किसी इशू के ऊपर जो है नेगोशिएट करते हैं। इसके बाद होता है इनका फंक्शन होता है कि ये ऑब्जर्वेशन रखते हैं, यानी कि ये जो रिसीविंग स्टेट होती है वहाँ के अफेयर्स के ऊपर, वहाँ के जो मामलात होते हैं कि क्या उनमें कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो उसकी सेंडिंग स्टेट के एंटी नेशनल है। तो इस तरह से वो उन स्टेट की जो मामलात होते हैं उन पर बाकायदा तौर पे ऑब्जर्वेशन रखते हैं, और फिर अपनी जो सेंडिंग स्टेट होती है उसको वो ऑब्जर्वेशन भी पहुंचाते हैं। वो सारी तमाम कम्युनिकेशन जो है वो अपनी सेंडिंग स्टेट को पहुंचाते हैं। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सेंडिंग स्टेट। ये अपनी जो सेंडिंग स्टेट होती है जिन्होंने इनको अपॉइंट किया, ये उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि इनका काम होता है फ्रेंडली रिलेशंस बिल्ड करना, यानी कि सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट के दरमियान फ्रेंडली रिलेशंस को बिल्ड करना भी इनकी एक बहुत बड़ा फंक्शन है। इसके बाद अगर बात करें तो दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव।
तो ये कहा जाता है कि एम्बेसडर इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी काम करते हैं रिसीविंग स्टेट के अंदर, कि अगर कोई भी इशू होगा उस स्टेट का तो वो जो डिप्लोमेट है ही शैल रिप्रेजेंट। अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी स्टेट ने कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाना हो दूसरी स्टेट के दरमियान तो वो कहते हैं कि जी हमने उनका जो डिप्लोमेटिक जो एम्बेसडर है उसको कॉल कर लिया है या उसको शदीद मजम्मत किया। तो वो शदीद मजम्मत बेसिकली उस इंडिविजुअल को नहीं कर रहे होते, वो इंडिविजुअल अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उससे एहतजाज किया जा रहा होता है। अब मैं आता हूं इसकी जो टर्मिनेशन किस तरह से हो सकती है। इनकी टर्मिनेशन एक तो ये होता है कि जनाब रिकॉल द मिशन के जी उनको वापस बुला लेती है सेंडिंग स्टेट। इसके बाद पर्सोना नॉन ग्रेटा, ये एक बड़ी अहम टर्म है पर्सोना नॉन ग्रेटा, ये एक प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का। पर्सोना नॉन ग्रेटा कहते हैं द डिसलाइक्ड पर्सन। डिसलाइक्ड पर्सन का मतलब यह है कि जो रिसीविंग स्टेट होती है जहां पर डिप्लोमेट अपॉइंट हुआ है, ये उसका राइट है बकायदा तौर पे कि वो विदाउट एनी रीजन विदाउट एनी जस्टिफिकेशन जो है वो डिप्लोमेट को डिसलाइक करार दे के अपनी स्टेट से एक्सपेल कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि जनाब आप इतने आवर्स के अंदर हमारे मुल्क से लीव कर जाएं। इसके पीछे रीजन बहुत सारी हो सकती हैं कि वो पर्सन हॉस्टाइल हो जाता है टुवर्ड्स द रिसीविंग स्टेट, या वो एंटी स्टेट स्टेटमेंट्स देने लग जाता है रिसीविंग स्टेट के, या उसका किसी किस्म का कोई रूड बिहेवियर सामने आ जाता है, या सम टाइम वो कोई मेजर वायलेशन कमिट कर देता है। ऑल दो ही गॉट इम्यूनिटीज, लेकिन उसको फिर भी आप पर्सोना नॉन ग्रेटा डिसलाइक करार दे के आप उसको अपने मुल्क से वापस भेज सकते हैं। इसके बाद डेथ ऑफ द डिप्लोमेटिक एम्बेसडर, या फिर जो भी इनमें डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है एम्बेसडर्स की या मिनिस्टर प्लेनिपोटेंशियरी की, तो फिर भी जो है ये टर्मिनेट हो जाता है। इसके अलावा जो है अगर वॉर हो जाती है दोनों स्टेट्स के दरमियान तो फिर भी एक्सटिंक्ट कर जाता है, या फिर जो अगर किसी खास पर्पस के लिए भेजा गया है और वो पर्पस खत्म हो जाए तो भी डिप्लोमेटिक मिशन जो है टर्मिनेट कर जाता है। अब जो इम्यूनिटीज हैं डिप्लोमेट्स की, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पे इनकी इम्यूनिटीज डिस्कस करूंगा इन डिटेल। मैं यहां पर एक केस के बारे में रेफरेंस देना चाहता हूं, रेमंड डेविस केस। रेमंड डेविस केस 2011 के अंदर हुआ था पाकिस्तान के अंदर लाहौर में। इस पर्सन ने 2 लोगों को शॉट फायर किया था और एक पर्सन को थ्रू एक्सीडेंट जो है मर्डर कर दिया, यानी कि 3 कत्ल हुए थे रेमंड डेविस ने कमिट किया था। रेमंड डेविस वाज द नेशनल ऑफ द यूएसए। तो एट दैट टाइम यूएसए ने क्लेम किया कि जनाब रेमंड डेविस जो है ये एक डिप्लोमेट है, और डिप्लोमेट जो है इसके पास क्रिमिनल लॉ की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो इम्यून होती है, यानी कि उसके खिलाफ केस नहीं हो सकता रिसीविंग स्टेट के अंदर। तो अब ये एक जनरल एक एजम्पशन थी, प्रिजम्पशन थी लोगों के जहन में, आज तक यही बात है कि रेमंड डेविस वाज अ डिप्लोमेट, लेकिन ये टोटल गलत है। रेमंड डेविस वाज नॉट अ डिप्लोमेट। रेमंड डेविस अगर डिप्लोमेट होता तो वो यूएसए जो है वो उसका बकायदा तौर पे कोई किसी किस्म का लेटर ऑफ क्रीडेंस दिखाते कि ही वाज अ डिप्लोमेट, लेकिन यूएसए की बकायदा तौर पर आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में एक ईमेल है यूएसए की जिसमें उन्होंने कहा था कि रेमंड डेविस इज नॉट अ डिप्लोमेट, यानी कि ये इस इंसिडेंट से पहले की ईमेल है। तो जिसकी बुनियाद पे ये केस चला और फिर रेमंड डेविस को पनिश किया गया, पनिश में दियत दी गई क्योंकि दैट वाज एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के अंदर जो हमारा लॉ है वो जो है किसास नहीं देता, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो दियत भी जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए उसको दियत पनिश किया गया और उसने जिन फैमिलीज का मर्डर हुआ था उनको दियत दी। ये था हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस का टॉपिक। इसके बाद डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज जो है वो मैं अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।